तो शुरू करते हैं। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी वर्क डन। और वर्क डन को अपन आगे लेके चलेंगे। जैसे पिछली क्लास के अंदर अपन ने वर्क डन को पढ़ा था, दैट वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हमने वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे डिफाइन किया। हमने बोला फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट है, दिस डॉट प्रोडक्ट गिव्स दी वर्क डन। पर्टिकुलरली वर्क डन हमें कैसे मिलेगा? द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का लिटरल मीनिंग होता है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का लिटरल मीनिंग होता है स्केलर प्रोडक्ट, एंड स्केलर प्रोडक्ट मीन्स द फाइनल आंसर विल बी स्केलर। चाहे हमने दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया हो, बट फाइनल आंसर हमेशा क्या दिखेगा? स्केलर दिखेगा। दैट मीन्स वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अपन कुछ केसेस देखेंगे। अगर मैं वर्क डन के फॉर्मूले को यहां से एक्सपैंड करूं, सो द फॉर्मूला बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। Here theta is the angle between force vector and displacement vector। यहां पर थीटा किस किस के बीच में एंगल है? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखिए, अपन कुछ केसेस देखेंगे। केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 कहता है थीटा लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब मेरे पास एक पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था और इससे मैंने ये कुछ फोर्स लगाया जिसके अंदर ये थीटा 90 से 0 के बीच में। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू देखूं 0, cos 0 is what? 1। ठीक है, cos 45 देखूं तो 1/√2, cos 60 देखूं 1/2, cos 90 देखूं तो 0 हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 90 की बात नहीं की। मैंने कहा कि एंगल जो है वो 0 और 90 के बीच में कहीं पे। दैट मीन्स वर्क डन की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं फॉर दिस केस नंबर 1, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा इस पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो cos थीटा पॉजिटिव होता है और वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 मुझे कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है। अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर होने का मतलब क्या है? मेरे पास ये पर्टिकुलर m मास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने फोर्स ये लगाया और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में आ गया। डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में आ गया। तब क्या होगा? तब ये होगा कि भाई वर्क डन जो है, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 0, और 0 का मतलब cos 0 का मतलब 1, तो आंसर आ गया एफ एस, एंड वर्क डन विल बी मैक्सिमम। वर्क डन विल बी मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। सो cos थीटा, sin थीटा, ये सारे फंक्शंस कैसे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। हमने शुरुआत में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में देखा था। ठीक है, इसी चीज से हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमने ये कहा कि जो वर्क डन है ये है एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल। अब एंगल को यहाँ पर पुट करेंगे, एंगल हो जाएगा अगर 0 तो 0 पुट किया तो cos 0 इज 1, और 1 पुट करते ही मेरे पास आंसर क्या आ गया? एफ एस, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन है। तो आपको याद रखना है कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में दिखे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वर्क डन निकालना है और एंगल 0 डिग्री दे रखा हो, किस किस के बीच में? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो अपन बोलेंगे कि वर्क डन क्या है? मैक्सिमम है, विच इज इक्वल टू एफ एस। केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 की बात करते हैं। इसी के अंदर ध्यान से देखिए कैसे रहेगा।
केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हमने थीटा को ग्रेटर देन 90 डिग्री ले लिया बट लेस देन 180 डिग्री ले लिया। हमने थीटा को 90 डिग्री से ज्यादा लिया है बट 180 डिग्री से कम लिया है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में बट डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो जो एंगल बना इसके बीच में ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। कैसा एंगल बना? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू देखूं बिटवीन 90 टू 180, कॉस थीटा की वैल्यू देखूं बिटवीन 90 टू 180, तो मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है नेगेटिव। And for these cases, the angle, if the angle is obtuse between force and displacement, तो work done क्या आता है बेटा? Work done आता है negative. So आपको याद रखना है, if the angle is obtuse, then the work done will be negative. If theta is obtuse, then work done will be नेगेटिव। वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा अगर थीटा क्या रहे? ऑब्ट्यूज रहे तो। चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेरे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगाया है पीछे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हो रहा है आगे। फोर्स लगाया पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। एंड cos 180 माय फ्रेंड इज नोन एज -1। cos 180 डिग्री -1 होता है। सो वी कैन से दैट cos 180 डिग्री इज -1। सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fs। नेगेटिव वर्क डन आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा, और वी कैन से मिनिमम वर्क डन आएगा। तो केस नंबर 1 में अपन ने एक्यूट एंगल पे बात की, केस नंबर 2 में हमने 0 डिग्री पे बात की, केस नंबर 3 में हमने ऑब्ट्यूज एंगल, और केस नंबर 4 के अंदर 180 डिग्री की बात कर ली है। तो चारों केसेस के अंदर अपन ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की बात की और ये देखा वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम कब देखने को मिलेगा। सही है। एक केस ऐसा भी आता है जिसके ऊपर वर्क डन हमें 0 देखने को मिलता है, वो केस कौन सा होता है उसकी भी बात करेंगे। तो केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 जिसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। सो वी कैन से वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर केस इज 0। इसका मतलब फोर्स तो लगा दिया मैंने ऊपर की डायरेक्शन से, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल। फोर्स लगा रहा हूं ऊपर से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? cos 90 पुट करेंगे, cos 90 इज 0, तो वर्क डन भी 0। इस चीज का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 5 केसेस विल डिटरमाइन कि आप आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या पूछेंगे कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्ट्यूज है, ठीक है, तो क्या कैसा वर्क डन रहेगा? मिनिमम रहेगा, नेगेटिव रहेगा, 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, ये पांचों केसेस आपको पता होने चाहिए। वर्क डन क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या रहता है ये भी पता रहना चाहिए। क्लियर है? तो अगर यहां तक बात सबको क्लियर हो चुकी है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए सारे। चलिए, तो ये तो बात हो गई पांचों केसेस की। पांचों केसेस में किस तरीके से वर्क डन को कैलकुलेट किया जाएगा। ऑल दीज केसेस हैव वन थिंग इन कॉमन। इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। सो जब भी फोर्स कांस्टेंट दिखे, वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा एफ डॉट एस। लेकिन मान लो फोर्स कांस्टेंट ना रहे, मान लो फोर्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, फोर्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तब हम क्या करेंगे? तब हमारा फॉर्मूला चेंज कर जाएगा और तब हम लेकर आएंगे इसके अंदर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। आइए उसको ध्यान से देखते हैं।
यहां लिखते हैं इफ वर्क डन, सॉरी, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स क्या रहे, वेरिएबल रहे, किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू, इफ फोर्स इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। सी, ये मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये मैंने ग्राफ बनाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स यहां पर रखा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर रखा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके, ये ऐसा ऐसा सा ग्राफ। दैट मीन्स अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे, अलग अलग पोजीशंस पे जब पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो आपको देखो फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग मिल रही है, कभी फोर्स ज्यादा था, कभी फोर्स कम हो गया, फिर फोर्स बढ़ने लगा। दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी डिस्प्लेसमेंट, ईच एंड एवरी पोजीशन, द फोर्स इज डिफरेंट। अगर फोर्स हर एक पोजीशन पे अलग अलग है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, इफ फोर्स इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पोजीशन, देन वी कैन से इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। और अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो वर्क डन निकालने का तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही आता है। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का हमारे पास? वर्क डन होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन यहां पर तो हर जगह पे फोर्स अलग है, तो डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे dx एलिमेंट को अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करेंगे? dx एलिमेंट को अज्यूम करेंगे। ये लो, यहां पर मैंने dx एलिमेंट, डेल्टा x एलिमेंट को अज्यूम कर लिया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे फोर्स मिला, उसको मैंने यहां पर f ऑफ x लिख दिया। वर्कडन जो होगा, वर्कडन क्या रहेगा? वर्कडन इस पर्टिकुलर केस में रहेगा f ऑफ x इंटू डेल्टा x। लेकिन ऐसी एक स्ट्रिप तो होगी नहीं, मुझे तो पूरे के लिए वर्कडन निकालना है। पूरे के लिए निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐसे यहाँ पर खूब सारी स्ट्रिप्स को मानना पड़ेगा। देखो बेटा, ऐसी चीज अपन ने इंटीग्रेशन में सीखी थी। किसमें सीखी थी? इंटीग्रेशन में सीखी थी। तो ये सारी स्ट्रिप्स को मान के इन सभी का एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे ऐसे, वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। और इसी को हम आगे जाके क्या लिख देते हैं? इसी को हम आगे जाके वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लिख देते हैं। सो बेटा याद रखना है, याद रखना है हमेशा, दैट वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स, सो हमेशा और हमेशा याद रखो कि फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट और द चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होता क्या था? इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। अब देखो, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व? एरिया अंडर, कौन सा कर्व है यहाँ पर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तो अपन लिख सकते हैं एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। सो दो इंपॉर्टेंट बातें अपन ने आज सीखी। पहली चीज अपन ने ये देखी कि अगर वेरिएबल फोर्स रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। सिंपल सी बात। लेकिन अगर यही चीज अपन को एरिया के फॉर्म में पूछ ली जाए, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, और ये एरिया किसके लिए कैलकुलेट करना है? तो ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का। जितना भी एरिया निकले वही हमें क्या दे देगा? वर्क डन दे देगा। और यहीं से आपके नीट का, एआईपीएमटी का एक और क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन अभी अपन इसके बाद पढ़ेंगे। फटाफट पहले तो मुझे बताइए, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं? एक तो इंटीग्रेशन वाला और एक एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वाला। चलिए, तो एरिया अंडर कर्व हमने देखा, हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा। ठीक है, एज ऑफ 9th क्लास आप सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे वर्क डन निकलेगा। लेकिन हम 9th में नहीं, 11th में आ गए। हमें क्या देखना है कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। एंड अगर वेरिएबल फोर्स हो तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो तीन चीजें हमें एक्चुअली वर्क डन प्रोवाइड करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है।
ठीक है, आपको ये चीज पहले क्वेश्चन के अंदर देख के पहचाननी पड़ेगी कि फोर्स कांस्टेंट दे रखा है कि फोर्स वेरिएबल दे रखा है। अगर आपने पहचान लिया, फिर उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, और फिर उसके बाद अपन पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए, तो बहुत ही आसान सी चीज, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, विच हैज केम इन योर नीट एग्जामिनेशन। पहले नीट जो होता था वो AIPMT से कहा जाता था, पहले AIPMT बोला जाता था उस एग्जाम को। और अपन उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को समझ में आए कि ये जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है ये अपन कैसे अप्लाई करते हैं। आइए ध्यान से, ये मेरे पास एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। यहाँ पर मेरे पास दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन एंड मीटर्स, यहाँ पर मेरे पास दे रखा है फोर्स, चलिए इस तरीके से मेरे पास कुछ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। दिस इज 1 न्यूटन, दिस इज 2 न्यूटन, दिस इज 3 न्यूटन, दिस इज 4 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, ये ग्राफ दे रखा है मेरे पास, और क्वेश्चन मुझे कह रहा है वर्क डन, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट वर्क डन फॉर x इक्वल टू 6 मीटर। x इक्वल टू 6 मीटर के लिए वर्क डन कैलकुलेट करके बताइए। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या यूज करना पड़ता है, ये फाइनल कॉन्सेप्ट ग्राफ दे रखा है, तो हमें पता है दैट एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। तो यहाँ पर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स न्यूटन में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दे रखा है, तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ये अपन कल देख चुके हैं। चलिए, इसके बाद बोला है कि 6 मीटर तक, x इक्वल टू 6 मीटर तक बताइए कितना वर्क डन हो चुका होगा। तो पहले तो अपन यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। देखो इधर का ऐसे पूरा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, देखो 4 मीटर तक आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या दिख रहा है, 6 मीटर तक पूछा है, तो 6 मीटर तक पूछने वाले के लिए हम यहाँ तक का एरिया शेडेड पोर्शन कैलकुलेट कर देंगे। इतना शेडेड रीजन अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे को एरिया क्या किसके बराबर आ जाएगा, तो वर्क डन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू वर्क डन, और वी कैन से इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया अंडर कर्व, और एरिया निकालो और वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। फटाफट आप लोग बताइए कि यहाँ वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कैसे निकालेंगे, फास्ट टेल मी कि क्या यहाँ पर 16 जूल आंसर सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 6 मीटर तक का अपन को डिस्टेंस दे रखा है, पूछा है यहाँ तक कितना वर्क डन हो चुका होगा, तो अपन तीनों को ट्रेपीजियम को एरिया निकालेंगे और तीनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर मेरे पास 16 आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 + 2 = 5, यहाँ पर भी 3 + 2 = 5, एंड यहाँ पर 4 + 2 = 6, तो 5 + 5 = 10 एंड +6 = 16 जूल्स मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया। फटाफट एंट्रेस करके बताइए सबको क्लियर है कि नहीं। यस यस फास्ट। ये आपके AIPMT में पूछा गया सवाल है, ये आपके AIPMT में पूछा गया सवाल है, जिसके अंदर अपन को ये निकालना था कि भाई वर्क डन ग्राफ देख के कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन प्रैक्टिस करेंगे इसी के अंदर, वो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। चलिए, वेरी गुड, सबको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
F vector is equal to, sorry, F force is equal to 5 minus 7x plus 4x square. If F is equal to 5 minus 7x plus 4x, 2x स्क्वायर लिखते हैं इसे, 3x स्क्वायर। चलिए, ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है फोर्स की। देन कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 मीटर। भाई इसमें मेरे को इक्वेशन दे दी, मुझे बोला कि भाई फोर्स जो है वो ऐसे दे रखा है, F इज इक्वल टू 5 माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर। ये फोर्स ऐसे वेरिएबल चेंज हो रहा है, फोर्स का एक फंक्शन दे दिया, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब अपन से क्या पूछा कि इसका ही वर्क डन निकाल के बताओ जब कहां से कहां तक डिस्पोजिशन चेंज हो, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 मीटर तक पोजीशन चेंज हो जाए। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है कितना है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा इंटीग्रेशन f माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर, आगे क्या रख देंगे dx, इंटीग्रेट करेंगे इसको कहां से कहां तक, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो इंटीग्रेट करना है 0 से 4 तक। क्यों? क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 तक के बीच में इंटीग्रेशन पूछा है, वर्क डन पूछा है। सो 5 माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर 0 से 4, अपन ने यहाँ पर पुट की वैल्यू, आंसर क्या निकल के आएगा मेरे पास, आंसर निकल के आएगा वर्क डन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करो तो दिस बिकम्स 5x माइनस 7x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब, और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से 4। अब अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करो और सब्ट्रैक्ट करो, और आंसर निकल जाएगा मेरे पास वर्क डन का, और आंसर निकल जाएगा मेरे पास कितना वर्क डन आ रहा है। सो कुछ नहीं किया है यहाँ पर, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतनी सी चीज देखनी थी कि कैसे आपको यहाँ पर फोर्स को पहले तो चेक करना है कि फोर्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कि वेरिएबल क्वांटिटी। तो दिख रहा है साथ में, देखो फोर्स डिपेंड्स ऑन x, तो इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको उठा के इंटीग्रेशन वाले में पुट किया, फिर इंटीग्रेशन किया 5x माइनस 7x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब, लिमिट को पुट करेंगे अब 0 से 4, अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करो, और फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालो। फटाफट बताइए यहाँ तक हैंड रेज करके, सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट रेज योर हैंड्स एवरीवन। यस यस, फास्ट एवरीवन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, दो क्वेश्चन मैं अब यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका आंसर निकाल के मुझे फटाफट बताइए, ठीक है। यही जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में अपन ने वेरिएबल फोर्स का पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। जो भी लोग कर लेंगे इसका हैंड रेज करके मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ मेरे को प्रोवाइडेड है, ग्राफ इज लाइक दिस, this is 3 meter, 2 meter, 1 meter, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और ऐसे ही एक आगे 4 मीटर, और यहाँ 40 न्यूटन भी प्रोवाइडेड है। दिस इज फोर्स, दिस इज एक्स। कैलकुलेट वर्क डन टिल एक्स इक्वल टू 2 मीटर। एक्स इक्वल टू 2 मीटर तक वर्क डन निकाल के बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 मीटर। दो क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइडेड है, एक ग्राफ पे बेस्ड है, एक वेरिएबल फोर्स पे बेस्ड है। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, कौन मुझे इसका आंसर बता सकता है फर्स्ट। एक ग्राफ आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन इधर प्रोवाइडेड है। यस, हु कैन टेल मी फास्ट।
के अंदर हमने वही अप्रोच को वापस यूज किया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि पूछा है वर्क डन टिल x इक्वल टू 2 मीटर बता दो, तो x इक्वल टू 2 मीटर तक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना 2 मीटर, हाइट कितना 20 न्यूटन, तो 2 से 2 कैंसिल, 20 न्यूटन मेरे पास, 20 जूल मेरे पास वर्क डन निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर फोर्स वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल फोर्स में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखो मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, 3x स्क्वायर था तो 3x क्यूब बाय 3 लिख दिया, x था तो x स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, लिमिट पुट कर देंगे 2 से 4। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, हमने डायरेक्टली वैल्यूज को पुट किया, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट किया। बेटा देखो यहाँ पर एक 2 भी है, डिवाइड बाय 2 भी है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 होगा, तो यहाँ आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। आंसर में चेंज क्या आएगा, दिस विल बी 4 2 एंड आंसर विल बी 46 जूल। ठीक है, 46 जूल मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए क्या सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यस और नो, रेज योर हैंड्स। आज की क्लास में हमने वर्क डन निकालना सीखा है वेरिएबल फोर्स की वजह से। फास्ट बेटा फास्ट, फटाफट बताइए। यस यस, रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो बाकी चीज अपन देखेंगे कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही। नोट्स आपको लॉज ऑफ मोशन के प्रोवाइड हो जाएंगे विद इन 2-3 डेज। ठीक है, तो आप आराम से बैठ के 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आप उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एनसीईआरटी को रिवाइज करो, एनसीईआरटी इज द होली ग्रेल फॉर आवर फिजिक्स। एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो सभी एग्जाम्स में आजकल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस के लिए यू कैन फॉलो अदर बुक्स, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो फॉर थ्योरी, फॉर कॉन्सेप्ट, बट फॉर क्वेश्चंस यू कैन रेफर डिफरेंट बुक जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हो आप, और आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड आज की क्लास में बस इतना ही।